नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी आवारा बादल सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सुनते हैं आवारा बादल। आई गोविंदा आला रे। वो दरवाजे में जाकर जैसे ही खड़ा हुआ, शालू जोर से चिल्लाई, जैसे गोविंदा नहीं कोई डाकू आ गया हो। देश पांडे काकी शायद कपड़े धो रही थी। गीली कमीज निचोड़ते हुए ही बाहर आ गई और रूखे स्वर में पूछा, क्या है रे गोविंद? अविनाश को भेज दीजिए। अभी तो चला गया। कहाँ? स्कूल। इतनी जल्दी कैसे चला गया? अब मेरे को क्या मालूम, जल्दी आने को बोला होगा। लेकिन वह जिरह करने को था कि ऊपर से कपूर आंटी चिल्लाई, आप भी बहन जी सुबह सुबह किसके मुँह लग रही हैं? मोटी अम्मा। गोविंद बुदबुदाया और दांत पीस लिए। इस नाटक के बाद वहाँ पल भर को भी खड़े रहने का मन नहीं हुआ। ज़रूरत भी नहीं थी। कॉलोनी के बाहर वाले सड़क पर पहुँचा ही था कि पीछे से आवाज़ आई, गोविंद, गोविंद भैया। उसने पीछे मुड़कर देखा। अविनाश दौड़ा चला जा रहा था। वह रुक गया। कहाँ से आ रहे हो? घर से, उसने हाँफते हुए जवाब दिया। तो तुम घर पर ही थे? हाँ, आई के डर से बोला नहीं था। गोविंद चुप सा हो गया। अब तो इन बातों की जैसे आदत हो गई है। न अब बुरा लगता है, न गुस्सा आता है। उसे मालूम है मोहल्ले की सभी मम्मियाँ अपने छौनों को उससे बचा कर रखना चाहती हैं, पर वो ये भी जानता है माएँ चाहे कुछ भी कहे, पर लड़कों में उसकी एक धाक है। पता नहीं वे उससे डरते हैं या प्यार करते हैं, पर हाँ, उसका अपमान कोई नहीं करता। सभी उसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, तभी तो उन मम्मियों की पिन पिन की वह परवाह नहीं करता। कई बार तो बच्चों की मम्मियाँ भी उसकी कृपाकांक्षी बन जाती हैं। अभी 2 वर्ष पहले तक कपूर आंटी कितना मस्का लगाया करती थी, बेटे ज़रा संतोष का ध्यान रखना। पर पिछले वर्ष संतोष को पिलाने में एडमिशन मिल गया और बस उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। वो भी अब गोविंद को आवारा कहने वालों में शामिल हो गई हैं। चल ज़रा पप्पू के यहाँ चलते हैं। क्यों? अरे बाबा, उसने कहा था तुम नहीं आओगे तो माँ नहीं भेजेगी। पप्पू यानी प्रवीण मेहता, गोरा चिट्टा, नाजुक सा। इसी साल वे लोग नागपुर से ट्रांसफ़र होकर आए हैं। प्रवीण इकलौता लड़का है। आंटी उसे ज़रा भी आँखों से ओझल नहीं करना चाहती। बड़ी मुश्किल से स्कूल भेजती हैं, इसीलिए इस घर में गोविंद की बड़ी आवभगत होती है। प्रवीण एक तरह से गोविंद के कस्टडी में ही स्कूल आता जाता है। माँ बाप के इस अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण ही स्कूल में उसे पप्पू नाम मिला हुआ है, जिसे बेचारा चुपचाप झेलता रहता है। वहाँ जाकर देखा, ऐसी तैयारी हो रही थी जैसे 10-20 दिन के लिए कहीं बाहर जाना हो। वाटर बॉटल, गिलास, नैपकिन, साबुन, पिपरमिंट की गोलियाँ, पल पल आंटी को सामान याद आ रहा था और वे सामान का अंबार लगाए जा रही थी। पूरा हैंडबैग भर गया था। दोस्तों को देखते ही प्रवीण ने राहत की सांस ली और एकदम उठ खड़ा हुआ। अब रेवा दोबा। इसके उत्तर में मेहता आंटी ने स्टील का एक भारी भरकम टिफ़िन कैरियर उसके सामने लाकर रख दिया। यह क्या? तीनों ने एक साथ पूछा। नाश्ता। लेकिन आंटी, गोविंद बोला, खाने का इंतज़ाम स्कूल वालों की तरफ से ही है। वहीं पर दाल बाटी बनेगी। हम लोगों से 5-5 रुपए इसी के लिए तो लिए हैं। अरे बाबा, खाना 2 बजे के पहले नहीं मिलने का, तब तक पेट में कुछ डालने के वास्ते कुछ होने को मांगता कि नहीं? इतना? प्रवीण ने याचना भरी दृष्टि से गोविंद को देखा। गोविंद तुरंत पैतरा बदल कर बोला, आंटी, इतना बड़ा टिफ़िन प्रवीण कहाँ कहाँ लादे फिरेगा? खोने का डर अलग। अच्छा ऐसा कीजिए, प्लास्टिक की थैलियों में डालकर दे दीजिए। मैंने भी ऐसा ही किया है। उसने अपने पैकेट खोलकर खुरमी
और चिप्स के पैकेट दिखाए। फिर सारा सामान प्लास्टिक की थैलियों में डाला गया। मेहता आंटी बराबर हिदायत देती रहीं कि कौन सी चीज़ जाते ही खानी है, कौन सी शाम को खानी है, किस चीज़ के साथ कौन सा अचार लेना है, किस चीज़ में मिर्च ज़्यादा है, किस चीज़ में ज़रा नमक कम हो गया है। सारा तामझाम उठाकर वे सड़क तक चले आए। तब तक उनके निर्देश जारी ही थे। जब तक वे मुड़कर आंख से ओझल नहीं हो गए, वे बराबर दरवाजे में खड़ी रहीं। प्रवीण ने छुटकारे की सांस लेते हुए कहा, इकलौता लड़का होना भी मुसीबत है यार। ये कहो कि मज़े हैं, ये मज़े देखो। प्रवीण ने जेब से एक पैकेट निकाल कर दिखाया। छोटी सी बैंडेड सहित फर्स्ट एड का पूरा सामान था। आंटी को शायद पिछली बातें याद हो गई होंगी। अरे वे बातें भूलती कहाँ हैं। प्रवीण ने कहा, बेचारा पिछले महीने स्पोर्ट्स मीट हुई थी, उन लोगों का स्कूल जीत गया था। पर उस रस्साकसी में प्रवीण के हाथ बुरी तरह छिल गए थे। उसके लड़कियों के से हाथों को लेकर दोस्तों ने बहुत मजाक बनाया था। उस छीटाकसी को तो वह दिलेरी के साथ सह गया था, पर घर पहुंचते ही माँ ने जो हाय तौबा मचाई, उससे तो वह शर्म से ज़मीन पर गड़ गया था। उसके बाद 8 दिन तक वह घर में बंद होकर रह गया था। इन्फेक्शन के डर से दोस्तों को भी बाहर से विदा कर दिया जाता था। गोविंद भैया, अविनाश ने चकली के पैकेट निकालते हुए कहा, एक एक करके खाते चले, बोझ हल्का हो जाएगा। तुम लोग खाओ, मैं घर से नाश्ता करके चला हूँ, अभी भूख नहीं है, उसने रुखाई से कहा और थोड़ा आगे बढ़कर चलने लगा, जिससे उन्हें संकोच ना हो। दरअसल उसे झेंप लग रही थी। वो एकदम खाली हाथ चला आया था। माँ से कहा होता तो इतनी सुबह वे बहुत कुछ बना देती, पर कहने का मन नहीं हुआ। ना किसी ने उससे कुछ पूछा। आजकल घर का यही रवैया हो गया है। वह कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कोई नहीं पूछता। वह जितनी भी देर से घर लौटे, कोई कुछ नहीं कहता। पहले पापा ज़रूर थोड़ी डांट डपट कर दिया करते थे, पर अब जैसे उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि घर गोविंद के लिए सिर्फ खाने और सोने की जगह है, इसीलिए उन्होंने भी चुप्पी साध ली है। केवल झेप का ही सवाल होता तो चकली का आकर्षण उसे बहुत प्रबल था, पर आज सुबह के प्रसंग के बाद उसे देश पांडे काकी से और उनकी बनाई चीज़ों से वितृष्णा हो गई थी। यही काकी किसी समय उसको कितना लाड किया करती थी। उन दिनों अविनाश का बड़ा भाई अरविंद उसके साथ पढ़ता था और गोविंद का अधिकांश समय उसी परिवार के साथ गुजरता था। पर गोविंद वहीं का वहीं रह गया और अरविंद आगे बढ़ता चला गया। अब तो वो मेडिकल में पहुंच गया है। कभी रास्ते में टकराता है तो बात करते हुए जैसे उसे शर्म आती है। उस घर से नाता एक तरह से टूट ही गया था। पर अविनाश इस साल उसकी कक्षा में आ गया तो लगा था कि पुराने धागे फिर से जुड़ जाएंगे। पर उसके आसपास का सब कुछ बदल गया है, तो देश पांडे परिवार ही अछूता कैसे रह जाता। जिस समय वे लोग पहुँचे, स्कूल के अहाते में बस एकदम तैयार खड़ी थी। लड़के चाहे रोज़ लेट आते हों, पर पिकनिक पार्टियों में तो समय से ही पहुँच जाते हैं। देर से पहुँचने वालों में तो बस वे ही लोग थे, और इसके लिए प्रवीण अपनी माँ को लगातार कोसे जा रहा था। ठीक 7:30 बजे बस रवाना हुई और वे लोग गाते बजाते 9:30 बजे तक डैम पर पहुंच गए। जैसा कि तय था, पहुंचते ही बच्चों ने फटाफट कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगा दी। वहां गोविंद अव्वल दर्जे का तैराक था। किनारे में डुबकी लगाने से उसका मन नहीं भरा। लोगों के मना करने के बावजूद वह जलाशय का पूरा चक्कर लगा आया। फिर वह तरह तरह के स्ट्रोक से किनारे खड़े लोगों का मनोरंजन करने लगा। खेलों का बादशाह था गोविंद। चाहे वह कबड्डी हो या बास्केटबॉल, स्लो साइकिलिंग हो या वाटर पोलो, वह हमेशा सब पर भारी पड़ता था। इसीलिए हर स्कूल में वह लोकप्रिय भी हो जाता था।
काफ़ी करतब दिखाने के बाद जब उसे थकान महसूस हुई तो किनारे की ओर लौटने लगा। तभी बाएं ओर शोर सा सुनाई दिया। एक साथ कई स्वरों में बचाओ बचाओ का शोर सुनकर वह भी हाथ मारता हुआ उस ओर बढ़ गया। कोई छात्र डूब रहा था। मदन जैन और सुनील गुप्ता बारी बारी से डुबकी लगा चुके थे, पर डूबने वाले की थाह न पाकर ऊपर आ गए थे। गोविंद संभल के उन्होंने गोविंद को सावधान किया, पर तब तक वह पानी में धंस चुका था। सौभाग्य से लड़के का पैर ही उसके पकड़ में आया। उसने मजबूती से उसे थाम लिया और अपना सारा कौशल और शक्ति दांव पर लगाकर उसे पानी की सतह पर ले आया। पानी के ऊपर तैरते हुए संज्ञाहीन साथी को उसने पहचाना, अविनाश था। जब और लोग प्रथम उपचार में व्यस्त हो गए तब वह लस्त-पस्त दूर जाकर लेट गया। उसे अविनाश पर बेहद गुस्सा आ रहा था। कमबख्त इसी को डूबना था। अभी कुछ हो जाता तो उसे काकी का क्रोध से तमतमाया चेहरा याद आया और वह बेवजह कांप उठा। गोविंद, कपड़े पहन लो, ठंड खा जाओगे। उसने चौंक कर देखा। उसके कपड़े और तौलिया लेकर प्रवीण उसके सामने खड़ा है। कपड़े पहनते हुए उसने लक्ष्य किया। प्रवीण बराबर उसे देखे जा रहा है। क्या है रे? देखो, बा को यह सब नहीं बताओगे? उसके स्वर में याचना थी। उसको वे सारी हिदायतें याद आ गई जो चलते समय आंटी ने दी थी। माएँ डरती हैं। माएँ डरती हैं तो गलत थोड़े ही है। देखना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। फिर भी अच्छा नहीं कहूँगा बस। उसने प्रवीण की पीठ थपथपा दी। वह आश्वस्त हो गया। पिकनिक का सारा मूड हवा हो गया था। फिर भी जो खाना बन गया था उसके साथ न्याय तो करना ही था। तब यह हुआ कि अविनाश को शहर भेज दिया जाए ताकि उसका इलाज ठीक से हो सके। डाक बंगले में रुके हुए अफसर महोदय ने सहृदयता का परिचय दिया और अपनी जीप ड्राइवर के साथ दे दी। 2 टीचर्स, गोविंद और एक और छात्र मरीज को गोद में लेकर पीछे की तरफ बैठ गए। जीप शहर की ओर दौड़ने लग गई। घटना से सभी लोग इतने स्तब्ध थे कि पूरे रास्ते कोई नहीं बोला। अभी 4 घंटे पहले इसी रास्ते से वे लोग कैसे मस्ती के आलम से गुजरे थे और अब शहर की सीमा में प्रवेश करते ही गोविंद ने कहा, पहले इसके घर खबर कर देते सर, वे लोग भी अस्पताल चले चलते। बात सबको जच गई। बतौर गाइड गोविंद सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में गाड़ी देशपांडे साहब के घर के सामने खड़ी थी। हॉर्न सुनते ही काकी दौड़ी चली आई। जैसे ही गोविंद ने सारी बात बताई वे एकदम चीख पड़ी, मैं पहले ही कहती थी गोविंद के साथ मत जा, पर उसको तो यही दोस्त मिला है पूरे स्कूल में। बहन जी, पाटिल सर पता नहीं कब उतर आए थे। गंभीर स्वर में बोले, आपका लड़का बीमार है, पीछे गाड़ी में लेटा है। आप चाहे तो हमारे साथ अस्पताल चलिए। और एक बात याद रखिए, आज गोविंद नहीं होता तो आपका लड़का घर वापस नहीं आता। काकी एकदम अवाक देखती रह गई। उनकी आंखें छलछला आई। उसके बाद जो नाटक होता वह गोविंद के बर्दाश्त से बाहर था। उसने कहा, सर मैं बहुत थक गया हूँ, घर जाऊँगा। और उनकी अनुमति की राह देखे बिना वह घर की ओर मुड़ गया। घर एकदम सुनसान था। रविवार की दोपहर तो पापा ने दासगुप्ता अंकल और शतरंज के नाम कर रखी है। उनके घर पर रहने का सवाल ही नहीं उठता है। लगता है सीमा भी पड़ोस में टीवी देखने निकल गई है। मिलिंद भी कहीं क्रिकेट खेलने निकल गया होगा। हर रविवार को उनकी टीम आस पड़ोस की टीमों के साथ मैच खेलती है और 50-55 पर आउट होकर लौटती है। दरवाजे को ठेलकर भीतर गया तो सामने की दीवार घड़ी पर नज़र पड़ गई। 1:30 बज रहा था। उसे याद आया कि 1 कप चाय के सिवाय उसने सुबह से कुछ नहीं लिया है और भूख से उसकी आंतें कुलबुला रही है। वह उसी तरह जूते बजाता हुआ रसोई के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। माँ आंगन में धूप सेकती हुई किसी का स्वेटर बुन रही थी। आहट सुनकर भीतर आ गई।
एक बार उन्होंने उसके धूल भरे जूते देखे, बिखरे बालों पर नज़र डाली, फिर चुपचाप दरवाज़ा खोलकर किचन में चली गई। गैस जलाकर खाना गर्म किया और थाली लगाकर जब तक वह खाना खाता रहा बुनाई के लिए पास ही कुर्सी पर बैठी रही। मांगने से पहले ही हर चीज़ उसकी थाली में पहुंचती रही। भूख का पहला आवेग समाप्त होने तक वह कचर कचर खाता रहा। बाद में उस निस्तब्ध वातावरण में अपनी हुई आवाज़ बड़ी भौंडी मालूम हुई। उसे याद आया, माँ को इस तरह आवाज़ करते हुए खाना जरा भी नहीं भाता। शुरू में तो वे हमेशा गोविंद को टोक दिया करती थी। उस समय दादी यदि कहीं आसपास होती तो दहाड़ उठती, अब बच्चे को खा भी लेने दो मेम साहब, कायदे कानून बाद में सिखाना। माँ बेचारी कट कर रह जाती। माँ हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना दो। सीमा और मिलिंद पता नहीं कहाँ से दौड़ते हुए एक साथ घर में दाखिल हुए। अरे अरे, पहले ज़रा हाथ पांव धो लो, बाहर से आ रहे हो ना, माँ ने डपटा। बच्चे उसी तरह शोर मचाते हुए बाथरूम में घुस गए। गोविंद ने एक नज़र अपने जूतों पर डाली, बाद में उसे ग्लानि हो आई। दूसरे ही पल उसका विद्रोही मन फन निकाल कर खड़ा हो गया। अपने बच्चों को कैसे तहजीब सिखाई जा रही है। तीसरा कोई उज्जट है तो हुआ करे। उसकी भूख एकदम गायब हो गई। थाली में आधी रोटी छोड़कर वह उठ गया। हाथ धोते हुए सुना मिलिंद कह रहा था, भैया रोटी छोड़कर उठ रहे हैं, उन्हें डांटिए। भैया बड़े हैं, उनकी बराबरी नहीं करते, माँ ने हंसकर कहा। हमें क्यों डांटेंगी? अपने कमरे में जाते हुए वो बुदबुदाया। हम उनके कौन लगते हैं? उसका कमरा यानी कि छत के सिरे पर बना हुआ छोटा सा टीन शेड गर्मियों में बिस्तर पलंग आदि रखने के लिए बनवाया गया था। उसे अच्छी तरह से ढाँप ढूँप कर 2 साल से गोविंद ने उसी में डेरा डाल लिया है। कभी कभी वह बेतरह गर्म हो जाता है, पर एकांत के लालच से गोविंद उसे छोड़ता नहीं। पता नहीं क्यों इन दिनों सबसे अलग थलग रहना ही अच्छा लगता है। सर में जैसे हथौड़े चल रहे थे। उसने एक रुमाल कस कर बांधा और बिस्तर पर लेट गया, पर जरा सी करवट लेते ही वह दर्द से कराह उठा। दाहिनी बाजू में बला का दर्द हो रहा था। तब जोश में पता नहीं चला था। अविनाश को बाहर निकालना उसे बहुत भारी पड़ा था। पूरा शरीर कसक रहा था, पर हाथ तो पक्के फोड़े की तरह दुख रहा था। सर अलग फटा जा रहा था। खाली पेट धूप में जो घूमता रहा था। माँ से कहेगा तो अभी अदरक डालकर चाय बना देंगी, सिर दबा देंगी, हाथ की मालिश कर देंगी, पर कहने का मन ही नहीं हुआ। खुद ही चुपचाप नीचे उतर आया। पापा की दवाई वाली संदूकची से एक एस्प्रो लेकर निगल ली, फिर आयोडेक्स की शीशी लेकर वापस कमरे में आ गया। आयोडेक्स मलता हुआ पुनः पलंग पर लेट गया था। माँ पुनः बुनाई करने लग गई थी। माँ मिलिंद स्कूल की, दोस्तों की, टीवी की खबरें सुना रहे थे। पता नहीं कहने को कितनी सारी बातें उनके पास थी। दोनों में जैसे होड़ लगी हुई थी। बीच बीच में माँ की खनकती हंसी भी सुनाई दे जाती। उसका मन हुआ कि वह भी दौड़कर नीचे चला जाए और माँ की गोद में सर छुपाकर लेट जाए। सुबह से मन में सुलग रही सारी बातें बता दे। देशपांडी काकी की और कपूर आंटी की शिकायत कर दे। माँ शांति से सुन भी लेगी तो मन का बोझ हल्का हो जाएगा। उसकी दुखती बाँह को माँ छू देंगी तो दर्द भाग जाएगा। लेकिन इसके लिए उसे खुद माँ के पास जाना पड़ेगा। वे उनके पास नहीं आएंगी। पता नहीं कब वे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं जिनसे होकर माँ उसके पास आया करती थी। किसने बंद किए हैं? उसे प्रवीण की विदाई याद आई। देशपांडे काकी का बदहवास चेहरा याद आया। यहाँ ऐसी कोई हाय तौबा नहीं मचती है। जब जहाँ जी चाहे चले जाओ, जब मर्जी हो लौट आओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। 24 घंटे खाना तैयार मिलेगा, जैसे इससे आगे कोई रास्ता ही नहीं है। इतनी ठंडी क्यों है माँ, और उसके साथ ही ऐसा क्यों है?
सीमा मिलिंद के साथ तो ऐसा नहीं है। वे खाना नहीं खाते तो उनकी मनुहारे की जाती है। वे पढ़ने नहीं बैठते तो उन्हें डांट पड़ती है। कोई काबिले तारीफ़ काम कर देते हैं तो शाबाशी मिलती है। कोई गलती कर बैठते हैं तो कान भी खींचे जाते हैं। फिर उसे ही अपने हाल पर क्यों छोड़ दिया गया है? आखिर क्यों? माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। नई नई आई थी तो क्या कितना प्यार करती थी। दिन भर वो उनका पल्लू पकड़े पीछे पीछे घूमता था। 2-4 बार उनके साथ पीहर भी हो आया था। उसे वहाँ पर नए नाना नानी से, मामा मौसी से इतना लाड दुलार मिला कि वहीं रह जाने का मन होता था। वैसे लाड प्यार की कमी उसके अपने घर में भी नहीं थी। दादी और माँ का भरपूर प्यार दुलार उसे मिल रहा था। पर पता नहीं क्यों दादी का प्यार अब कम हो चला था। माँ के पास ज़्यादा अच्छा लगता था। दादी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। जिस तिस से कहते फिरती थी, पता नहीं क्या टोना कर दिया है लड़के पर, उसी का होकर रह गया है। मेरे पास तो फटकता भी नहीं। पास पड़ोसी ने हंसकर कहती, अच्छा तो है माँ जी, अब आपकी उम्र कोई बच्चे पालने की रह गई है। आप तो अब निश्चिंत होकर भजन पूजन कीजिए। अरे काहे की निश्चिंत बन्नी, दादी कहती। 4 दिन की चांदनी है बस। गोविंद खुद बड़े पसोपेश में रहता। उसकी नन्ही सी जान हमेशा सांसत में रहती। दादी को नाराज करने का मन नहीं होता, पर माँ का आकर्षण भी प्रबल था। जीवन में पहली बार इस मधुर महत्व का स्वाद पाया था। माँ और दादी दोनों ही उस पर जान छिड़कती थी, पर दोनों में एक बुनियादी फ़र्क था। जबकि माँ थोड़ा अनुशासन रखना चाहती थी, दादी का प्यार एकदम मुक्त निर्द्वंद था। दादी सुबह बिस्तर में ही लड्डू या हलवे की कटोरी पकड़ा देती थी। चाय तो जितनी बार घर में बनती उसे मिलती ही थी। माँ सबसे पहले मंजन करती थी, उसके बाद दूध मिलता था। हाँ, दूध ही मिलता था। चाय की आदत उन्होंने बड़ी तरकीब से छुड़ा दी थी। कभी काला भूस हो जाने का डर दिखाया था, कभी महावीर जैसा बलवान बनने का लालच दिया था। उसने अपने आप चाय छोड़ दी थी और दोनों वक्त दूध पीने लगा था। रात में माँ प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती थी, पर उनके लिए दिन में थोड़ी देर प्लेट लेकर बैठना होता था। उसके साथ वाले लड़के स्कूल जाने लगे थे। माँ का बस चलता तो उसे भी भेज देती, पर हाई कमांड के मर्जी के आगे बेबस थी। दादी अभी से दूध मुँहे बच्चे को जेल खाने में ठूसना नहीं चाहती थी। माँ के आने से पहले वो घर में कम ही टिकता था। दादी के साथ मंदिरों की सैर करता था या महेश के साथ खेलने के लिए बुआ के यहाँ निकल जाता। अक्सर वो रोज़ ही शाम को रामू के कंधे पर चढ़कर बस अड्डे का चक्कर लगा आता था। वह जब भी बाजार जाता, दादी ₹1-2 पकड़ा देती थी। माँ के आने के बाद भी रामू के साथ घूमना बदस्तूर जारी रहा। पर अगर दादी घर पर नहीं होती तो उसे खाली हाथ ही जाना पड़ता। दादी को पता चलता तो बहुत खफा हो जाती। उनके सामने जब भी घूमने निकलता, वे पूछती, पैसा टका कछु दए हैं महतारी ने कि ऐसे ही चले हो? फिर अपने बटुआ से रुपया निकाल कर पकड़ाती और सबको सुनाकर कहती, अरे छोटे लोगों को भी मौड़ा मौड़ी जब घूमने निकलते हैं तो चवन्नी अठन्नी लेकर निकलते हैं, और यहाँ देखो, अरे किसी चीज़ पर लड़के का मन आ जाए तो। पर कई बार ऐसा होता कि लड़के का मन किसी चीज़ पर आता ही नहीं। दादी का रुपया वैसे ही वापस आ जाता। बाजार में भिन्न भिन्न करती मक्खियाँ, खोमचे वालों के गंदे हाथ, सड़क से उड़ती धूल, सिगरेट का धुआं, ये सारी चीज़ें जैसे गोविंद ने पहली बार लक्ष्य की थी। दादी बेहद नाराज़ होती, मेम साहब लड़के को एकदम अंग्रेज बनाए दे रही हैं। 2 घड़ी मन बहला आता था बेचारा, अब वह भी छूट गया। इन सब चीज़ों के छूट जाने का गोविंद को जरा भी मलाल नहीं था। उनसे अच्छी चीज़ें रोज़ घर में बन रही थी, पर दादी को जैसे विश्वास ही नहीं होता था। वह भी सर्दियों की
ऐसे ही एक गुनगुने दोपहर थी। इसी आंगन में दादी अपने बड़े से पलंग पर लेटी थी और श्यामा खवासन उनके पैरों में नारायण तेल की मालिश कर रही थी। उसकी तीखी गंध से घबराकर माँ ने अपनी कुर्सी दूर चमेली के नीचे लगा ली थी। वहीं बैठकर गोविंद के लिए 3 रंगों वाला स्वेटर बुन रही थी। दादी का यह पलंग गोविंद को बड़ा प्रिय था। इस पर बस का खेल बहुत जमता था। रामू के साथ रोज बस अड्डे का सैर करके वह इस हुनर में पारंगत हो गया था। इन दिनों बस ड्राइवर की कल्पना का आदर्श पुरुष हुआ करता था। जब भी कोई पूछता, गोविंद बड़े होकर क्या करोगे, झट से जवाब देता, बस चलाऊंगा। तब नहीं पता था कि वह अपने मुंह से अपनी ही भविष्यवाणी कर रहा है। दादी उसकी पैसेंजर थी। कभी माँ और कभी बाई को भी बैठा लेता था, पर श्यामा उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। आंखें मटकाकर ऐसी लच्छेदार बातें करती थी कि बस हमेशा उसे डिलीवर बाबू कहकर बुलाती, कभी नाम नहीं लेती। उस दिन भी श्यामा को देखकर वह मूड में आ गया था। पहले तो उसने मुसाफिरों को टिकट बाँचे, फिर बचे हुए कागज़ की बीड़ी बनाकर कान पर रख ली। दादी और श्यामा उसकी अदा पर मुस्कुरा दी। इससे उसका उत्साह बढ़ गया। माँ की नज़र बचाकर उसने बीड़ी का एक भरपूर कस ले लिया। वे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो काल्पनिक धुएं का छल्ले बनाने लगा। वे हंस हंस कर लोटपोट हो गईं। शोर सुनकर माँ ने आंख उठाकर देखा। उसने बीड़ी तुरंत फेंक दी और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, पर गाड़ी किसी जिद्दी बच्चे की तरह बैठ गई थी। किसी तरह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। साली तेरी, उसके मुंह से भारी भरकम गाली सुनकर श्यामा तो हंसी से दोहरी हो गई। हंसते हंसते दादी के गले में फंदा पड़ गया। उन्हें और खुश करने के लिए उसी वजन की एक और गाली निकालने जा रहा था कि तड़ाक मेहंदी भरे हाथों का एक तमाचा उसके गाल पर पड़ा। सब कुछ इतना अप्रत्याशित था कि सब के सब अवाक रह गए। वह तो रोना ही भूल गया। पल भर को एक भीषण स्तब्धता छा गई, पर दूसरे ही क्षण दादी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। डायन, मेरे लड़के पर हाथ उठाया तूने? कल की आई अपने को राजरानी समझने लगी। समझ क्या रखा है? क्या उसके सर पर कोई नहीं है तो उस पर हुक्म चला रही है? अरे उसकी माँ मर गई तो क्या हुआ, उसकी दादी बैठी है। खबरदार जो उसकी तरफ आँख उठाकर भी देखा। दादी धुआंधार बोलती चली गई। माँ की अगली पिछली 7 पीढ़ियों को उन्होंने तार दिया। हल्ला सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पास पड़ोस की औरतें 6 महीने से इसी शुभ घड़ी का इंतजार कर रही थी। फौरन दौड़ी चली आई। उन सब के बीच माँ पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रह गई थी। उन्होंने उसके बाद कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, पर वह सारा प्रसंग उसके अवचेतन मन में ऐसी दहशत भर गया था कि फिर कभी उसके मुंह से गाली नहीं निकली। हाय रे, बिना माँ का बच्चा, कहते हुए सभी औरतें उस दिन अपने घर लौट गई थी। यह बिना माँ वाला विशेषण उसके लिए हमेशा ढाल की तरह काम आया। दादी ने पुनः उसे अपने आंचल में ले लिया था। जब उन्होंने मुनासिब समझा, उसे स्कूल भेजा गया। वहाँ पहली तिमाही परीक्षा की रिपोर्ट इतनी निराशाजनक रही कि उसके लिए ट्विटर रखना पड़ा। पर विद्यार्थी अपने गुरु से उतना नहीं डरता था जितना गुरु छात्र की दादी से। वे वहाँ दरवाजे पर कान लगाए बैठी रहती। ट्विटर की आवाज़ जरा ऊंची हुई कि जवाब तलब करने पहुँच जाती। ऐसे में प्रगति क्या होगी? खाक। पापा दबी जबान से कुछ कहने जाते तो दादी डपट देती, तू भी रहने दे, बहुरिया के कहने में चले हैं। क्या आज ही लड़के को कहीं कमाई करने जाना है? अपनी उम्र पर आप ही पढ़ लेगा। दादी का यह फौजी कानून घर तक ही सीमित नहीं था। वह स्कूल में भी आ धमकती। वहाँ रौब दाब से दाल नहीं गलती तो चिरौरी करने लगती। बिना माँ का लड़का है मास्टरनी, जरा संभाल लेना। बिना माँ का लड़का होना उसे हर जगह रियायत दिलाता था।
स्कूल लेट पहुंचता या होमवर्क छूट जाता तो टीचर्स अनदेखा कर जाते। उसे सज़ा नहीं मिलती थी। कॉलोनी में भी वह सबकी सहानुभूति का पात्र था। आपस की लड़ाई में अगर उसकी गलती होती भी थी तो पास पड़ोस वाले उसे कुछ नहीं कहते थे, अपने ही बच्चों को डांट देते थे। कभी किसी के यहाँ अच्छी सी चीज़ बनती थी तो उसके लिए ज़रूर निकाल कर रखी जाती थी। कपूर आंटी ने एक बार उसके लिए पुलोवर बना दिया था। गुप्ता आंटी अक्सर ही उसका होमवर्क करवा देती थी। बेचारा, सब कहते थे। उसमें कितनी करुणा होती थी, कितना कौतूहल, वह उस समय समझ नहीं पाता था। 11 वर्ष तक वह उस घर में राजा बना रहा। जब तक दादी की छत्र छाया में रहा, किसी ने उसे छूने का भी साहस नहीं किया। पर एक रात दादी जो सोई तो सुबह उठी ही नहीं। सब हक्के बक्के रह गए। गोविंद तो एकदम जड़ हो गया। अपनी माँ उसे याद नहीं थी। मात्र 3 महीने का छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। दादी की गोद में पलकर ही वो इतना बड़ा हुआ था। दादी ही उसकी दुनिया थी। अपनी दुनिया को इस तरह उजड़ते देख उसे धक्का सा लगा था। उसका नन्हा सा दिल इस सदमे को सह नहीं सका, पर वह क्या करता। कोई भी तो नहीं था जिसके गोद में सर छुपाकर वह रो लेता, जिसके स्नेहिल स्पर्श से वह स्वस्थ हो जाता। वह एकदम अकेला पड़ गया, स्कूल में, घर पर, सभी जगह। और उसके बाद सब कुछ गड़बड़ होता चला गया। पढ़ने में वह बहुत तेज कभी भी नहीं रहा, पर अब फेल होने का सिलसिला शुरू हो गया। उसके साथ के लड़के कॉलेज में पहुंच गए हैं। जो आगे नहीं पढ़ पाए वे पापा के बिजनेस में हाथ बटा रहे हैं, पर गोविंद वहीं का वहीं है। 18 साल की उम्र में 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। क्लास की जगह वह स्कूल ही बदलता रहा है। गोविंद वो अलसाया सा लेटा था, चौंक कर उठ गया। दरवाजे पर माँ खड़ी थी। अगले वाक्य की प्रतीक्षा में बैठा रहा। वे भी कुछ कहने को हुई, फिर रुक कर सूंघने लगी। आयोडेक्स की गंध आ रही है। मैंने लगाया है। क्यों? मैंने लगाया है। हाथ में दर्द हो रहा था। कैसे? साइकिल से गिर गया है। अरे देखूं तो, कहकर जैसे ही माँ आगे बढ़ी वो दूर छिटक कर खड़ा हो गया। नहीं, कुछ खास नहीं है, उसने कुछ इतनी शक्ति से कहा कि माँ उसकी अनिच्छा को जान गई। संभल कर चलाया कर जरा। आजकल सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि डर लगता है, माँ ने कहा और लौट पड़ी। गोविंद ने राहत की सांस ली। दरअसल वो इस समय मन की ऐसी तरल अवस्था में था कि माँ छू भी लेती तो वह भरभरा कर रो पड़ता, और यही वो नहीं चाहता था। माँ सीढ़ियों तक पहुँच चुकी थी। फिर उसे ख्याल आया, वे बेवजह उसके कमरे तक कभी नहीं आती थी। कोई भी नहीं आता था। वह लंबे लंबे डग भरता हुआ उनके पास पहुँचा। कुछ काम था? उसने माँ से पूछा, पर तभी उसकी नज़र उनके हाथ पर टंगे झोले पर पड़ी। कुछ लाना है क्या? लाना तो था, माँ ने असहाय स्वर में कहा, पर तेरा हाथ, कहा तो ऐसा कुछ खास नहीं है। क्या लाना है? अरे आज मिलिंद की वर्षगांठ है ना, बंगाली मिठाई ही चाहिए। तेरे पापा पता नहीं कब लौटेंगे। आते ही उन्हें झोला पकड़ा दिया तो तेरी बुआ पता नहीं 10 बातें मुझे ही सुनाएंगी। समझ गया, उसने कहा और झोला लेकर फौरन सीढ़ियाँ उतर गया। तो आज बुआ जी आ रही हैं, फूफा जी और महेश भैया भी आएंगे। जीवन में उसे किसी से सख्त नफरत है तो बुआ जी से। बुआ जी का महेश किसी दुष्ट ग्रह की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं किस कुघड़ी में दोनों ने एक साथ एक स्कूल में दाखिला ले लिया। तब से जैसे बुआ जी ने दोनों के तुलनात्मक अध्ययन का बीड़ा उठा लिया है। कहना ना होगा, महेश का पलड़ा हमेशा भारी रहा। अब तो खैर वह भी काम कर चुका है। बुआ जी को यही मलाल है
कि वह अब कंपटीशन में नहीं बैठ सकता। मिलिंद की तरह गोविंद का जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, पर 2-3 साल से उसने मना कर रखा है। अगर घर पर कुछ आयोजन होता भी है तो वह बाहर निकल जाता है। इसलिए अब उसके लिए नए कपड़े सिलवा कर ही माँ पापा संतुष्ट हो लेते हैं। बचपन में जिस दिन की उसे बेहद प्रतीक्षा रहती थी, वही दिन अब उसे सालने लगा है। संगी साथी इधर उधर हो गए हैं। दूसरे घर में छोटा सा भी आयोजन हो तो बुआ जी को टाला नहीं जा सकता। पापा की एक ही तो बहन है और वो भी शहर में। बुआ जी जब भी आती हैं उनका महेश पुराण शुरू हो जाता है। उसे सुनकर गोविंद का खून खौलने लगता है। वह तो आज भी जाते ही माँ से कह देगा कि जो भी बना है मुझे परोस दो, उसे खास भूख नहीं है। वह जानता है कि तीज त्योहार और ऐसे मौके पर माँ उसके लिए खाना लिए बैठी रहती है। वह बुआ जी को ताने उलाहने देने का कोई मौका देना नहीं चाहता था, इसलिए खाकर निकल जाएगा। फिर लौटने में चाहे कितनी देर हो जाए। घर पहुँचते ही उसने जान लिया कि बुआ जी का आगमन हो चुका है। उनकी बुलंद आवाज़ सड़क तक पहुँच रही थी। वे माँ से कह रही थी, भैया से कहूँगी यह आए तो खाने पर बात करेंगे। भैया कहेंगे तो अच्छा लगेगा, कहीं न कहीं लगवा देंगे। इतनी जान पहचान है, ना होगा कुछ दिन अपने दुकान पर ही बिठा लेंगे। उसकी पढ़ाई तो हो जाने दीजिए। अरे पढ़ता ही होता तो क्या बात थी। अब महेश को पढ़ा ही रहे हैं कि नहीं, पर यह 18 पार करके 19वें में चल रहा है। अभी तक मैट्रिक से ही नहीं निकला है। पैसे बिगाड़ने से क्या फ़ायदा। तुम्हारे और भी तो बच्चे हैं कि नहीं। बस हो गई शुरू। गोविंद का मन हुआ कस कर उनका मुंह बंद कर दे। आवाज़ और लहजा एकदम दादी का पाया है। गरजती थी तो पूरे मोहल्ले को गुंजा कर रख देती थी। कलेजा छलनी करके रख देती थी। और मैं फूफा जी की दुकान पर बैठूंगा। थू, इससे तो फरीद के वर्कशॉप में ही चला जाऊं तो क्या बुरा है। बेचारा कितनी बार कह चुका है, एक एक करके सारे हुनर सिखाते जा रहा है। सच उसकी सी हिम्मत होनी चाहिए। 2 बार फेल हुआ और स्कूल से राम राम कर ली। अब धड़ल्ले से दुकान चल रही है। करना ही होगा तो फरीद के साथ काम करूँगा। फूफा जी के साथ बैठकर साड़ियों की तह नहीं लगवाऊंगा। माँ, उसने दरवाजे से ही आवाज़ दी, यह सामान ले लो और जो भी बना हो मुझे परोस दो। रात लौटने में देर हो जाएगी। बना तो अभी कुछ भी नहीं है, एक सब्जी भर बनी है। अच्छा ठहर, 2 पूड़ी उतार देती हूँ। मिठाई तो तू लाया ही है। माँ रसोई की ओर मुड़ी ही थी कि सीमा दौड़ी दौड़ी आई। माँ, पता है आज अभी भैया डूबते डूबते बचे हैं। अरे कैसे? सब लोग पिकनिक पर गए थे बांध पर, पता है भैया ने उन्हें बाहर निकाला है। गोविंद, माँ के स्वर में आश्चर्य था, आंखों में अभियोग। गोविंद ने नज़रें झुका ली। ऐसे रिस्क लेते हैं कहीं? माँ ने कांपते स्वर में कहा। कोई डूब रहा हो तब भी? माँ चुप रही। गोविंद को जैसे बहाना मिल गया। थोड़ी देर उसी के पास जाकर बैठूंगा। सुबह दर्द के कारण उसे वैसे ही छोड़कर चला आया था। अच्छा, 2 पूड़ी उतार देती हूँ झटपट, आ जा। अच्छा। हाथ पैर धोए, जेब टटोली, मुश्किल से 50 पैसे निकले। कल से 10-12 रुपए खर्च कर चुका है। आज जेब एकदम खाली थी। माँ को हिसाब देते समय ही बचा लेता तो ठीक था। माँ कुछ नहीं कहती, पर बुआ जी के डर से पाई पाई वापस कर दी। मांगने पर माँ अब भी मना नहीं करेगी, पर बुआ जी के डर से चुप ही रहा। चलो 50 पैसे तो हैं, चाय के काम आ जाएंगे। रसोई में आते समय देखा माँ के ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पाउडर के डब्बे के नीचे 5 रुपए का नोट रखा है। उसने धीरे से उठाकर जेब में डाल लिया। माँ से बाद में कह देगा। ऐसा वो कई बार कर चुका है। माँ मना भी नहीं करती। माँ कहती है बस मुझे पता होना चाहिए। अपनी प्लेट लेकर वह रसोई में ही जम गया था। मुश्किल से 2 कौर खा पाया था
कि बुआ जी की चीख सुनाई दी, गोविंद, यहाँ 5 का नोट रखा था, तूने उठाया तो नहीं? वह भीतर तक काट हो आया, फिर भी गुर्रा कर पूछा, कौन सा नोट? अरे यहीं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर तो रखा था, मथुराइन के यहाँ जा रही थी, सोचा पोते को देख आऊं। नोट रखकर बाथरूम तक क्या गई, नोट गायब हो गया। क्या शोर है भाई, पापा को भी इसी समय आना था। अरे जगदीश, मेरा 5 का नोट अभी यहाँ रखा था, अभी गायब हो गया। बीबी जी, माँ के सख्त सर से सभी चौंक उठे। घर के बच्चे पर कैसा आरोप लगा रही हैं आप? मैंने उठाया था वह नोट, मैं ही रख कर भूल गई हूँ, अभी ला कर देती हूँ। हाय तौबा मत मचाइए। माँ झम से उठकर अंदर गई। उनके उठते ही जैसे गोविंद में चेतना लौटी। वह एकदम उठ खड़ा हुआ और हाथ धोने चला गया। माँ दौड़ी दौड़ी रसोई में आई। ये लीजिए अपना नोट। और यह क्या, गोविंद कहाँ गया? खा चुका शायद। खाया कहाँ, अभी तो शुरू किया था। देख लिया आपने, लड़का भूखे पेट थाली से उठ गया है। तोहमत लगाने से पहले इंसान को कुछ सोचना चाहिए। माना कि आपके बेटे जितना होशियार नहीं है, पर इससे क्या वो चोर हो जाएगा? गोविंद ने चुपके से साइकिल उठाई और बाहर निकल आया। अब वो कभी माँ को अपना मुंह दिखा नहीं सकेगा। एक बार वो पूछ लेती, वह भरा बैठा था, कुछ भी बोल देता, पर उससे बिना पूछे ही इस तरह ढाल बन जाना, उसका अपराध अपने सिर ओढ़ लेना, कभी माँ के सामने खड़ा ना हो सकेगा। 3-4 घंटे सड़कों पर घूमने के बाद वह स्टेशन चला आया। स्टेशन आने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह तो अपने में इतना खोया हुआ था कि कोलाहल सुनने पर ही भान हुआ कि वह कहाँ आ गया है। शायद कहीं भाग जाने की सुप्त इच्छा ही उसे यहाँ ले आई थी। स्टेशन पर आते ही उसे बुआ जी पर ताव आने लगा। भला की कंजूस है। कहने को तो इतने बड़े आदमी हैं ये लोग, पर नियत के एकदम खोटे हैं। अब पूरा कुनबा खाना खाने आएगा और जाते समय मिलिंद को एक खिलौना या किताब पकड़ा जाएगा। माथुर आंटी से इतनी पुरानी दोस्ती है बुआ जी की, पर यह नहीं हुआ कि उनके पोते के लिए 10 रुपये ही निकाल आते। बस एक 5 का पत्ता अलग से निकाल कर रख लिया, जिससे पर्स ना ले जाना पड़े। 10 का निकालती तो गोविंद का ही कुछ काम बन जाता। चोरी भी लगी तो 5 रुपल्ली के लिए। अब उसमें वह क्या क्या कर ले। 50 पैसे तो साइकिल स्टैंड वाले ने रख लिए। थोड़ी देर वह प्लेटफार्म पर चहलकदमी करता रहा। स्टॉल पर रखी मैगजीन्स को उल्टा पलटा, दीवार पर लगे विजिट इंडिया वाले विज्ञापनों का जायजा लिया। मुसाफिरों में कुछ परिचित चेहरे ढूंढने की चेष्टा की, पर जैसे ही मेल का सिग्नल हुआ वह बाहर आ गया। उसके पास प्लेटफार्म टिकट नहीं था। कमबख्त, वह भी 1 रुपये का हो गया है। स्टेशन के बाहर वाले बरामदे में ढेरों मुसाफिर सोए हुए थे। प्लेटफार्म पर बिना किसी साथ सामान के घूमते बड़ा संकोच हो रहा था। लग रहा था जैसे उसे कोई संदेह की दृष्टि से देख रहा है। यहाँ उसके जैसे कई थे। जनवरी की ठंडी रात उसे कपकपी छूट रही थी। उसे अपना गर्म बिस्तर याद आ रहा था। सौंधी अदरक वाली चाय याद आ रही थी। भूख से आंतें कुलबुला रही थी सो अलग। जेब में 4.5 रुपये थे, जिन्हें उसने सुम के धन की तरह सहेज रखा था। अब उसके भविष्य का पूरा दारोमदार उन्हीं रुपयों पर है। उन्हें कैसे खर्च कर दे। अपने को पुलोवर में अच्छी तरह समेटकर वो दीवार के सहारे बैठ गया। सुबह देखेंगे, उसने सोचा। फिर सोचा यह रात उसकी आखिरी रात बन जाए। सुबह का सवाल ही ना उठे तो कितना अच्छा हो। वैसे कोई आश्चर्य नहीं, यह ओस भीगी ठंडी रात उसे हमेशा के लिए ठंडा कर दे। अखबार में ऐसे समाचार पढ़ता भी तो है। उसे लगा लोग यूं ही पागलों की तरह नदी में छलांग लगा लेते हैं या रेल के नीचे लेट जाते हैं। शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क लेना तो और भी भयानक है। एक रात खुले में सो भर लें तो बात बन सकती है। उसने सामने सोए लोगों को ईर्ष्या से देखा। क्या इन्हें ठंड नहीं लगती?
या वे आदी हो गए हैं। एक पतली सी चादर, एक फटा सा कंबल इनके लिए काफ़ी है। उसके तो पूरी बाँह के स्वेटर और कोट में भी कपकपी छूट रही है। सारा शरीर जैसे शून्य हुआ जा रहा है। बैठे बैठे कब ज़मीन पर लुढ़क गया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी रात बीत गई थी जब उसे लगा कोई उसे हिला रहा है। बड़ी मुश्किल से आंखें खोली तो टार्च की तेज रोशनी तीर की तरह आंखों में जा चुभी। उसने पुनः आंखें बंद कर ली। गोविंद, ये गोविंद! उसे आवाज़ पहचानी सी लगी। उसने फिर से आंखें खोली। हथेली से टॉर्च की रोशनी को छेंक कर देखा। देश पांडे काका थे, साथ में कॉर्नर वाले गुप्ता अंकल भी। वाह भैये, अच्छा ठंड में मारा हमें। चल उठ, आप लोग यहाँ झक मार रहे हैं, चल उठ, घर चल। घर का नाम सुनते ही जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंधी। तो वह स्टेशन पर पड़ा हुआ है, गरीब फटे हाल लोगों की तरह नंगे फर्श पर लेटा हुआ है। घर से भागा हुआ लड़का, यही एक उसे यशोगाथा में कसर रह गई थी। कल को पूरी कॉलोनी में बात फैल जाएगी। देखने वालों की नज़रों में एक और हिकारत बढ़ जाएगी। उपहास के लिए लोगों को एक और विषय मिल जाएगा। नहीं, अब वह घर कभी नहीं जा सकता। पर वे लोग जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, कच्चे नहीं थे। चल रे बाबा, देश पांडे काका ने कहा और उसे पकड़कर खड़ा किया। उसे लगा कि वह चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। जरा पकड़ना गुप्ता जी, लड़का ठंड खा गया है। दोनों सहारा देकर उसे एक तांगे तक ले आए। मेरी साइकिल, उसने क्षीण स्वर में कहा। रहने दो, मेरा स्कूटर भी है, सुबह ले जाएंगे। ऐसी हालत में तो तू स्कूटर पर भी नहीं बैठ पाएगा। अक्खी रात तेरे को ढूंढा बाबा, कुएं बावड़ी सब देख लिए। तेरा पापा तो सर पकड़ कर बैठ गया है, बोलता ही नहीं। देश पांडे जी, मैंने तो पहले ही कहा था, गुप्ता अंकल बोले। सबसे पहले रेलवे स्टेशन चलिए। आजकल जो लड़का घर से निकलता है, अमिताभ बनने के लिए सीधा मुंबई भागता है। पर आप लोग माने ही नहीं। अरे इसकी माँ बोली ना, गुस्सा करके गया है इस वास्ते। हम डर गया। जवान लड़कों का कोई भरोसा है साला। गरम खोपड़ी होती है इनकी। क्यों रे गोविंद? बुआ जी से कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं तो अंकल? पता नहीं, भाभी की उनसे जमकर लड़ाई हुई है। भाभी रोती जाती थी और कहती जाती थी, आपकी वजह से लड़का घर से गया है। बेचारा थाली पर से भूखा उठकर चला गया है। उसे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदगी भर आपका मुंह नहीं देखूंगी। भाभी को इतना गुस्सा होते पहले कभी नहीं देखा। बुआ जी की तो बोलती ही बंद कर दी। माँ उसके लिए रोई है सच, उसके लिए लड़ी है सच। खुशी से तो उसका मन नाच उठा। अब वो निश्चिंत होकर घर लौट सकेगा। लोग उसे हिकारत से देखेंगे, उसकी परवाह नहीं है। अब वो जमाने भर के ताने उलाहने सह सकता है। मुंह छिपाने भर की जगह उसे मिल गई है। अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहानी आवारा बादल सुन रहे थे। धन्यवाद मित्रों, अगली कहानी में फिर मिलते हैं।